जी अस्सलाम वालेकुम। C5 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट। हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। लॉन्ग एसोसिएशन के कंसेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। लॉन्ग एसोसिएशन की जनरल एप्लीकेशन हमने सीख ली थी। लिस्टेड कंपनी के केस में इसकी एप्लीकेशन हम आज सीखने जा रहे हैं पूरी तवज्जो से। मुझे ख़ास तौर पे आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर जो है वो आपका अच्छा थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर होगा। अटेंटिव होके सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले कंसेप्ट हमारा चल रहा था लॉन्ग एसोसिएशन का, ठीक है जी। लॉन्ग एसोसिएशन में हमने क्या स्टडी किया था? बेसिक कंसेप्ट क्या था? एक ही टीम मेंबर अगर काफी अरसे तक, काफी सालों तक एक ही ऑडिट क्लाइंट की ऑडिट टीम का हिस्सा रहे तो उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट राइज हो सकता है, ठीक है जी। तो अब हम सीखेंगे इसकी एप्लीकेशन लिस्टेड कंपनीज के केस में। और मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी हमने कुछ सेक्शन ऐसे स्टडी किए हैं जिनमें जनरल एप्लीकेशन अलग थी और लिस्टेड कंपनीज के केस में एप्लीकेशन अलग, यानी अनलिस्टेड कंपनी की कह लीजिए कि एप्लीकेशन अलग और लिस्टेड कंपनीज के केस में एप्लीकेशन अलग हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में हमने लाजमी एक चीज देखनी है, क्या? कि हमारा ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड है या कि अनलिस्टेड। इसको हम अंडरलाइन किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के केस में अमूमी तौर पे आपने एक और चीज नोट की होगी कि वो जो लिस्टेड कंपनी की प्रोविजन में कवर करता है ना, वो अमूमी तौर पे एंगेजमेंट पार्टनर को कवर करता है, ठीक है। टॉप रोल्स को कवर करता है, जूनियर लेवल के रोल्स को कवर नहीं करता। तो अगर लिस्टेड कंपनी का केस है और जूनियर लेवल का रोल है तो वो भी हमारा जनरल डिस्कशन में आएगा, लिस्टेड कंपनी के डिस्कशन में आएगा। यानी लिस्टेड कंपनी के केस में हमने उसी रोल को कवर करना है जिसका कोड ऑफ एथिक्स ने जिक्र किया है, ठीक है। इस बात को याद जहन में रखिएगा और इसकी एप्लीकेशन अभी सेक्शन में भी आएगी। स्टार्ट करते हैं, जरा पढ़ते जाइएगा और गौर करते जाइएगा। ऑडिट क्लाइंट्स डेट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, यानी लिस्टेड कंपनी। तो क्या कह रहा है कि ये लोग कौन से लोग? तीन लोग, एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी रिव्यू या एनी अदर की ऑडिट पार्टनर रोल। एनी अदर की ऑडिट पार्टनर रोल हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। फिर से ताज़ा करवा दूं मिसाल कि अगर कोई सिग्निफिकेंट सब्सिडरी है कंपनी की, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, क्या है? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। तो जो उसका ऑडिटर होगा उसको हम की ऑडिट, उसका जो पार्टनर होगा उसको हम की ऑडिट पार्टनर कहते हैं, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में उस कंपोनेंट ऑडिटर का जो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इनमें से कोई पर्सन 7 क्युमुलेटिव ईयर्स तक इस पोजीशन पे काम नहीं, 7 साल से ज्यादा इस पोजीशन पे काम नहीं करेगा। नोट करें, इसको अंडरलाइन करना है आपने, क्या? 7 क्युमुलेटिव ईयर्स किसी एक लिस्टेड कंपनी की किसी एक क्लाइंट पे, लिस्टेड कंपनी के केस में 7 साल से ज्यादा ना तो वो एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा, ना क्वालिटी रिव्यू रहेगा, ना ही एनी अदर की ऑडिट पार्टनर, ठीक है। फिर से छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। क्या इस प्रोविजन के मुताबिक कोई क्वालिटी रिव्यूअर 7 साल तक एक लिस्टेड कंपनी का क्वालिटी रिव्यूअर है, 8वें साल क्वालिटी रिव्यूअर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई अदर की ऑडिट पार्टनर है 7 साल तक, 8वें साल तक उसे क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर की बात सुन लें। इंगेजमेंट पार्टनर वैसे लॉ ने 7 ईयर बोला है, लेकिन यहाँ पे ये कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? अनलेस द लॉ प्रेस्क्राइब्स ए शॉर्टर पीरियड। यानी कोड ऑफ एथिक्स ने एक पर्सन को एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रहने के लिए 7 साल की इजाजत दी है, लेकिन ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अनलेस द लॉ प्रेस्क्राइब ए शॉर्टर पीरियड। तो क्या हमारे मुल्क का कोई लॉ ऐसा है जो इस सेक्शन में अप्लाई होता हो? यस, वो जो है वो आपके साथ अभी हम शेयर कर देते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है जी। ये आगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये हमने ढूंढा पार्टनर की कोई प्रोविजन, ये आगे पार्टनर की प्रोविजन। ये जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इट इज मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनीज,
ठीक है, ऑल लिस्टेड अदर देन दोज इन इसको छोड़ दीजिए क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि फर्म का चेंज होना भी लाजमी है। ठीक है, ये पढ़ने, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनीज शल रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर आफ्टर एवरी 5 years। इसका मतलब ये हुआ कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज के केस में एंगेजमेंट पार्टनर को कितने साल ऑडिट करने की इजाजत दी है? 5 साल। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखिएगा क्या होगी। इसकी एप्लीकेशन ये है कि एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम, लिस्टेड कंपनी का एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम कितने अरसे तक एंगेजमेंट पार्टनर रह सकता है? 5 साल तक। यहां पे इज इक्वल टू 5 लिखना नहीं है वरना प्रॉब्लम होगी, जहन में रखिएगा, इज इक्वल टू 5 years। और जो बाकी के रोल हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए 7 years ही है। ये कंसेक्टिव 5 साल तक ऑडिट कर सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर रह सकता है, ये 7 year तक रह सकता है, ये 7 year तक रह सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने आपके सामने वो प्रोविजन आपको पढ़ाई है उसमें सिर्फ उसने एंगेजमेंट पार्टनर का जिक्र किया है। तो ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है कि अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहला सवाल मेरा, एंगेजमेंट पार्टनर है लिस्टेड कंपनी का, आप सारी लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल ही होंगी, 5 साल तक वो एंगेजमेंट पार्टनर, छठे साल एंगेजमेंट पार्टनर हो सकता है? हो सकता है? क्लियर बताएं, यस या नो? छठे साल एंगेजमेंट पार्टनर नहीं हो सकता। ओके, क्या फिर वो क्वालिटी रिव्यूअर हो सकता है छठे साल? ये चीज, क्योंकि क्वालिटी रिव्यूअर के, लेकिन ये भी आगे हम कॉम्बिनेशन वाला रोल स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन वाली प्रोविजन हमने आगे थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। बहरहाल यहां पे आपको फिलहाल ये बताना मकसद था कि एंगेजमेंट पार्टनर के लिए 5 साल है लिमिट, टाइम ऑन पीरियड, टाइम ऑन पीरियड एंगेजमेंट पार्टनर के लिए क्या है? 5 साल, और बाकी के रोल्स के लिए क्या है? 7 साल। डन होगी ये बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, फिर इसके बाद क्या करना है जी? अगर वो मैक्सिमम टाइम लिमिट को पहुंच जाते हैं, यानी एंगेजमेंट पार्टनर 5 साल को पहुंच जाता है, बाकी के लोग 7-7 साल तक टाइम ऑन पीरियड पूरा कर देते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है? कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, इंडिविजुअल शैल सर्व कूलिंग ऑफ पीरियड। डन? ये बात समझ आ गई? ओके, अच्छा, अब एक ध्यान में रखिएगा, अब जहां पे ये प्रोविजन एंगेजमेंट पार्टनर का जिक्र करेंगे ना अगर कभी है ना, तो कोड ऑफ एथिक्स 7 साल करेगा जिक्र, हमने इसको 5 साल पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है? अगली बात ये कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग द टाइम ऑन पीरियड काउंट ऑफ ईयर शैल नॉट बी रीस्टार्टेड unless the individual ceases to act in any of the roles in paragraph for a minimum period। जब तक के वो जो रोल हमने बताए हैं आगे पैराग्राफ आगे 5 और इनमें मिनिमम पीरियड के लिए वो अलग नहीं हो जाता, ceases to act फॉर ए मिनिमम पीरियड, जो उसने बताया हुआ है कितना है मिनिमम पीरियड। दिस मिनिमम पीरियड इज ए कंसेक्यूटिव पीरियड। ठीक है, और कंसेक्यूटिव पीरियड कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे हम बोलते हैं। कहना क्या चाह रहा है? सुने, कह रहा है जैसे क्वालिटी रिव्यूअर है, 7 साल तक इसने काम किया क्वालिटी रिव्यूअर, 8वें साल क्वालिटी रिव्यूअर पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता ना, क्या करना है? कूलिंग ऑफ पीरियड इसने पूरा करना है। अच्छा, फर्ज कीजिए 5-3-2 था, इसका कूलिंग ऑफ पीरियड है 3 years। फर्ज करें इसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? 3 years। 1 साल के लिए इसको अलग किया, अगले साल दोबारा आ गया, क्या जो टाइम ऑन पीरियड है 0 से स्टार्ट होगा कि 7 से ही स्टार्ट होगा? 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जब तक ये पर्सन अपना कूलिंग ऑफ पीरियड कंसेक्यूटिव पूरा नहीं करेगा, यानी कूलिंग ऑफ पीरियड का कंसेक्यूटिव पूरा होना जरूरी है। किस्तों में कूलिंग ऑफ पीरियड किया तो रीस्टार्ट नहीं होगा, वो कूलिंग ऑफ पीरियड किया ना किया एक बराबर है। यानी एंगेजमेंट पार्टनर अगर 5 साल तक सर्व किया है, उसके बाद इसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? 5 साल। तो इसने 3 साल किया, फिर एक ऑडिट कर लिया, फिर 2 साल किया, तो क्या पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव, यहां पे सबसे अहम चीज क्या कह रहा है? कंसेक्यूटिव पीरियड। सबसे अहम, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे अहम लफ्ज क्या है? कि आपने जो कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना है, सर्व करना है, वो क्या करना है? कंसेक्यूटिव पीरियड। और ये याद रखिए, आगे चल के एक और चीज बताता है, क्या? कि आपने कूलिंग ऑफ पीरियड में
इनमें से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि और भी किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना जिसमें क्लाइंट के साथ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन हो। वे बात समझ लगी है? कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है टोटल डिस्कनेक्शन। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या है? टोटल डिस्कनेक्शन। बस हल्का फुल्का ईद मुबारक मैसेज कर दिया वो चलेगा, छोटी मोटी इंटरेक्शन, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं आएगी। भाई बात समझ आई है? ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है बाकियों की निस्बत, और अगर ये समझ गए ना आप तो बाकी के ऊपर भी इनको समझने में भी आसानी होगी। जैसे होता है ना मुश्किल चीज समझ ले इंसान तो बाकी के साथ, तो बाकी चूंकि स्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह उसको भी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं कि एक पर्सन जो है हमारा की ऑडिट पार्टनर, इनमें से किसी, वो कितने अरसे तक सर्व कर सकता है, और फिर उसके बाद उसने ब्रेक लेना है, कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना है। डन? तो बताइए, अब मैं पूछूंगा टाइम ऑन पीरियड कितना है। 2 सवाल पूछूंगा, इसका टाइम ऑन पीरियड कितना है, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड पूछूंगा। ठीक है, तो आपने कूलिंग ऑफ पीरियड बताते हुए साथ में कंसेक्टिव जरूर बताना है। एंगेजमेंट पार्टनर का टाइम ऑन पीरियड कितना है, लिस्टेड करने, शाबाश, 5 ईयर्स। और कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, कंसेक्टिव 5 ईयर्स, शाबाश। क्वालिटी रिव्यूअर का टाइम ऑन पीरियड कितना है, 7 ईयर्स। और इसका कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, कंसेक्टिव 3 ईयर्स, शाबाश। एनी अदर की ऑडिट पार्टनर का टाइम ऑन पीरियड कितना है, 7 ईयर। इसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, कंसेक्टिव। अच्छा, ये कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या इनके ऊपर कोई और पाबंदी भी है? ये रोल तो हासिल नहीं कर सकते कूलिंग ऑफ पीरियड में, क्या कोई और पाबंदी भी है? यस, और पाबंदी भी है। क्या? क्लाइंट के साथ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन भी नहीं रखना। अपनी ऑडिट टीम जो कर रही होगी, जो उस वक्त इसका ऑडिट कर रही होगी, के साथ भी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं रखना। ऑनगोइंग ऑडिट टीम के साथ भी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं रखना, उस ऑडिट क्लाइंट के साथ भी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं रखना। ये ना हर दूसरे दिन फिर उधर पहुंचाओ, अभी मैंने तो 7 साल जिंदगी, 5 साल इधर गुजारे हैं, मेरी तो इधर आत्मा भटकती है, मैं उससे मिलना, ना 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 लग रहना। ओके, आगे चलते हैं। शाबाश, अच्छी बेस डेवलप हुई। फिर इसके बाद क्या कह रहा है आगे, एग्जाम्पल दे रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लें, आपको पता है एग्जाम्पल फेवरेट होती है। कोड ऑफ एथिक्स मैंने आपको बताया हुआ ना, जहां कहीं एग्जाम्पल है रुक के उसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, एन इंडिविजुअल हु सर्व्ड एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर 4 ईयर्स फॉलोड बाय 3 ईयर्स ऑफ। 4 साल तक उसने रोल प्ले किया, फिर उसके बाद 3 साल ऑफ किया। एंगेजमेंट पार्टनर का कितना होता है कूलिंग ऑफ पीरियड? उसने कितना किया, 3 ईयर्स। क्या कह रहा है, कैन ओनली एक्ट देयर आफ्टर एज ए किया। तो क्या अब ये जो उसका टाइम ऑन पीरियड रीस्टार्ट हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा रीस्टार्ट? हाँ, क्योंकि 5 ईयर कंप्लीट नहीं है। ये गेस कर लिया आपने। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स ने जो अगली बात करनी थी आपने पहले गेस कर ली। देखते हैं क्या वो यही कह रहा है, कैन ओनली एक्ट देयर आफ्टर एज की ऑडिट पार्टनर ऑन द सेम ऑडिट में फॉर फर्दर 3 ईयर्स। वो मजीद कितने के लिए आ सकता है, 3। इसका मतलब ये हुआ वो रीस्टार्ट नहीं हुआ। टाइम ऑन पीरियड 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड से टाइम ऑन पीरियड रीस्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना था, 5 साल। अच्छा, अब यही अगर आईकैप क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मुझे गैस करें, बताएं इसमें क्या चेंज है। ये अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया ना, आपको कोड ऑफ एथिक्स का मैं एक्सपर्ट मान लूंगा। यहां तक अगर यही क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें एक चीज चेंज होगी। यही क्वेश्चन जब आईकैप, ये पैराग्राफ आईकैप आपके एग्जाम क्वेश्चन में अप्लाई करवाएगा, तो मुझे बताइए इसमें से एक चीज चेंज होगी, वो क्या है? हाँ, लास्ट 3, शाबाश। 3 फर्दर ईयर। फिर क्या, क्योंकि पाकिस्तान में एंगेजमेंट पार्टनर के कितना टाइम पीरियड है, 5 साल, 7 नहीं है। तो वो मजीद कितने, जाहिर है अब वो कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं हुआ, तो मजीद 4 साल उसके पूरे हो गए, तो मजीद कितने साल। लेकिन बहरहाल उसको छोड़ दे, क्योंकि उसमें ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन पूछा आपसे सिर्फ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। इसको फिलहाल अलग रख दे, मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, वो थोड़ा घूम जाएंगे, इसको भूल जाए। तो ये बात समझ आ गई आपको? क्या बताया उसने कि भैया टाइम ऑन पीरियड रीस्टार्ट तभी होगा, कब होगा, जब कूलिंग ऑफ पीरियड कंसेक्टिव करना और पूरा करना, कंसेक्टिव करना है, पूरा करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज एन एक्सेप्शन टू पैराग्राफ की ऑडिट पार्टनर हुज कंटिन्यूटी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ऑडिट क्वालिटी इन रेयर केसेस अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, तो क्या करे, उसे एक और साल भी दिया जा सकता है, की ऑडिट पार्टनर को एक और साल भी दिया जा सकता है। अब याद रखें यहां पे जो की ऑडिट पार्टनर है, की ऑडिट पार्टनर, उसको एक और साल मिल सकता है। कब मिल सकता है, इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस की वजाहत करें, वो क्या होता है, कह रहा है इमरजेंसी केस का मतलब है कि जब जिस पार्टनर को रोटेट करके लाना था वो सीरियसली बीमार हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए, सीरियसली बीमार हो जाए, तब एक साल मजीद मिल सकता है। भाई बात समझ आई आपको, क्या बात समझ आई, क्या उसने यहां पे, यहां ये एग्जांपल तो समझ आ गई ना कि भैया क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर के लिए टाइम पीरियड जितना मैक्सिमम है, अगर उसने कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा सर्व नहीं किया, तो जहां से पूरा सर्व नहीं किया कंसेक्टिव, तो जहां से टाइम ऑन पीरियड छोड़ा था वहीं से गिनती शुरू होनी है, जीरो से नहीं होनी। हाँ, अगर उसने टाइम कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा कर लिया फिर जीरो से रीस्टार्ट होगी, ये डन। यहां पे वो कह रहा है कि अगर फर्ज कीजिए किसी की ऑडिट पार्टनर ने 7 साल पूरे कर लिए, जैसे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर था, 7 साल पूरे हो गए उसके, अब हमने उसको रोटेट करना था, लेकिन रोटेट करके उसकी जगह पे दूसरे बंदे को लाना था, वो बंदा शदीद बीमार है, तो क्या अब इसको 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है, यस, यानी इस 7 साल के पीरियड को 1 साल मजीद ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है, कब, जब अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऑफ शदीद बीमारी। डन, ओके, आगे चलते हैं। अभी तक जरा रिकॉल कीजिए क्या समझाया उसने हमें ये समझाया कि पार्टनर के लिए कंसेक्टिव टाइम ऑन पीरियड 5 साल है, बाकी क्वालिटी रिव्यू और अदर की ऑडिट पार्टनर के लिए 7 साल है, और इसके बाद इन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना है, वो कूलिंग ऑफ पीरियड कंसेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई शदीद बीमार हो जाए, अगर रोटेशन करनी थी हमने और रोटेशन करके जिसको लाना था वो शदीद बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो फिर इसको 7 से बढ़ा के 1 साल मजीद ऐड किया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट 540.8, ये अब अगला कंसेप्ट शुरू होने लगा, करें जी स्टार्ट। क्या कह रहा है इसमें, समझा क्या रहा है, कह रहा है भैया अगर तो आपकी कंपनी स्टार्ट से ही लिस्टेड है, तो आप तो उधर से गिनना शुरू हो जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, इन रजिस्टर्ड हुई, स्टार्ट से ही इनकॉर्पोरेट हुई, इसके फौरन बाद से ही लिस्टेड कंपनी है, फिर तो प्रॉब्लम कोई। क्या हो अगर एक कंपनी पहले अनलिस्टेड थी, बाद में लिस्टेड बनी, क्वेश्चन बेसिक एक ही है, क्वेश्चन एक, क्या अनलिस्टेड कंपनी के दौर में जब उसका अनलिस्टेड स्टेटस था, एंगेजमेंट पार्टनर ने जो अरसा गुजारा, क्या लिस्टेड कंपनी की जो गिनती करनी है 5 7 7, उसमें वो अनलिस्टेड वाला स्टेटस काउंट करना है कि नहीं, टाइम पीरियड, क्वेश्चन में, सवाल समझ गए, आपके क्या जजमेंट कहती है, अंदाजा लगाए फटाफट, पढ़े ना, अंदाजा, वो काउंट नहीं होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, नहीं नहीं, क्या वो सोचें, क्या वो फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होगा उस टाइम पीरियड में, होगा तो फिर काउंट होना चाहिए, ठीक है, काउंट होना। लेकिन उसने एक रिलैक्सेशन दी है, उसने क्या कहा है, ये जो सारी डिस्कशन की है ना, मैं पहले आपको हाईलाइट करवा दूं कि इफ एन ऑडिट क्लाइंट बिकम्स ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, यानी क्या कह रहा है, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी यानी लिस्टेड कंपनी बना, तो फिर हमने जो लेंथ ऑफ टाइम गुजर चुका है वो कंसीडर करना है, टेक इनटू अकाउंट लेंथ ऑफ टाइम जो पास्ट में गुजारा हुआ है, ठीक है, बिफोर क्लाइंट बिकम्स ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो की ऑडिट पार्टनर है उसको हमने कितने साल गिनने हैं, 5 साल तक या उससे लेस, ठीक है, बिफोर रोटेटिंग ऑफ द एंगेजमेंट is 7 years less the number of years already served,
ये उसने फार्मूला बताया है, इसका आसान मैं आपको तर्जमा बताता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है भाई सिंपल, पहली चीज, अगर अनलिस्टेड में भी पार्टनर थे या की ऑर्डर पार्टनर थे, फर्ज करें क्वालिटी लिस्टेड कंपनी बन गई, तो वो जो पुराना पीरियड था वो काउंट होगा। ठीक है, से एग्जांपल हम लेते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू की। क्यों मैं एंगेजमेंट पार्टनर की एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर का टाइम पीरियड 5 साल है। ठीक है, वो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा साथ के साथ। ठीक है, इसीलिए मैंने, अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अनलिस्टेड कंपनी के दौर में भी क्वालिटी रिव्यूअर था, बाद में लिस्टेड कंपनी बन गई, पहला असूल पिछला पीरियड काउंट करना है। ठीक है, लेकिन दूसरा असूल, गिनती मैक्सिमम 5 तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। कहां तक जाएगी? 5 ईयर्स तक। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर लिस्टेड से अनलिस्टेड कंपनी के दौर में 3 साल क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे गुजारे हैं, तो लिस्टेड स्टेटस होने के बाद मजीद कितने साल क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे आ सकता है? 4 साल। शाबाश। अगर अनलिस्टेड के केस में 4 साल गुजारे थे, लिस्टेड के दौर में कितने साल मजीद गुजार सकता है? 3 साल। अगर अनलिस्टेड के केस में 6 साल गुजारे थे, 5 साल गुजार सकते। और अगर अनलिस्टेड के केस में 10 साल गुजारे थे, क्या अनलिस्टेड के केस में 10 साल गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता। क्यों नहीं गुजार सकता है? क्योंकि 7 साल वाली पाबंदी किसके लिए है? ये सर लिस्टेड के लिए है, लिस्टेड के लिए। ठीक है, इसलिए बोला क्या क्वेश्चन, अगर 10 साल गुजारे उसने अनलिस्टेड के स्टेटस के तौर पे, तो अब मजीद उसको हमने कितना गिनना है? जब कन्वर्ट हो गया 5 साल, अब कितने साल मजीद कंटिन्यू कर सकता है? 2 साल। और अगर रोटेट करके जिसको लाना था वो इमरजेंसी सिचुएशन में बीमार हो जाए, 1 साल मजीद मिल जाएगा। ओके, ये बात समझ आ गई? कन्वर्जन वाली बात समझ आ गई? अगर लिस्ट अनलिस्टेड कन्वर्ट हो जाए तो फिर क्या होगा कंसेप्ट? ओके, अच्छा। और एक और एक्सेप्शन दे दी उसने जिसमें 1 साल मिल जाएगा। एक एक्सेप्शन उसने दी कि रोटेशन करके जिसको आपने लेके आना था वो शदीद बीमार हो जाए इमरजेंसी सिचुएशन में, तब भी 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। दूसरी एक्सटेंशन सुने, वो क्या है कि अगर किसी फर्म के पास, फर्म हैज ओनली अ फ्यू पीपल विद नेसेसरी नॉलेज और स्किल, जो कि की ऑर्डर पार्टनर बन सकते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, यानी वो जो हमारा टाइम ऑन पीरियड था ना, वो बढ़ सकता है टाइम ऑन। लेकिन शर्त क्या है? बड़ी सख्त शर्त लगाई है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी आपको एग्जेम्पशन दे फ्रॉम पार्टनर रोटेशन, ठीक है, तो इंडिविजुअल 7 सालों से ज्यादा भी स्टे कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो बॉडी ने आपको एग्जेम्पशन दी ना, वो जाहिर है कुछ ना कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स भी कहेगी पूरी करो, तो आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। ठीक है जी, कर देंगे। यानी ये भी एक एक्सेप्शन है। 7 साल से ज्यादा काम करने की 2 एक्सेप्शन हो गई। एक एक्सेप्शन इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन वो है सिर्फ 1 साल की, और दूसरी क्या है? हाँ, कि जब फर्म के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हों, उस सूरत में अगर रेगुलेटर जो आपको इजाजत दे दे तो फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन की टाइम लिमिट कोई नहीं है। जो इमरजेंसी केस वाली एक्सेप्शन थी ना, उसकी टाइम लिमिट थी 1 ईयर, इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ यह है कि जो रेगुलेटर ने रिक्वायरमेंट आपको बोली है, आपने वो साथ साथ पूरे करते रहना है। डन भाई, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा मुझे बताइए, कंफ्यूजन नहीं तो रिकॉल कर दे जरा, मैं साथ साथ चाहूंगा रिवीजन होती रहे। इसमें हमने क्या पढ़ा? टाइम ऑन पीरियड क्या है एंगेजमेंट पार्टनर का? 5 साल। क्वालिटी रिव्यू और अदर क्या पड़ेगा? 7 साल। और फिर दूसरी अहम बात क्या पढ़ी हमने कि ये टाइम ऑन पीरियड रीसेट नहीं होगा जब तक के कूलिंग ऑफ पीरियड कंसेक्टिवली पूरा ना किया हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बात हमने अहम क्या पढ़ी कि अगर वो कन्वर्ट होता है तो हमने जो प्रीवियस वाला टाइम पीरियड है, अनलिस्टेड से लिस्टेड में कन्वर्ट होती है कंपनी, प्रीवियस वाला टाइम पीरियड भी काउंट करना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है जी। और फिर 2 एक्सेप्शन थी। एक एक्सेप्शन 1 साल के लिए थी, वो कौन सी थी? इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बीमार हो जाए तो। और दूसरी एक्सेप्शन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उसमें क्या
उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया उसने। क्लियर है जी? आगे चलें। और जो लिस्टेड कंपनी की एक ही लाइन थी रेगुलेशन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, लेकिन लाइन बड़ी अहम थी, क्या? एंगेजमेंट पार्टनर 5 साल तक कंसेक्यूटिव स्टे कर सकता है लिस्टेड कंपनी में। एंगेजमेंट, ये लाइन छोटी है लेकिन बड़ी पावरफुल है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकती है। ओके, चलिए। अदर कंसिडरेशन, टाइम ऑन पीरियड, इसको छोड़े, गोली मारे पढ़ने की जरूरत नहीं है ये। हाँ, अब आया कूलिंग ऑफ पीरियड। अच्छा, मुझे 2 बातें बता दीजिए। एक वो बात कि क्या इस सेक्शन को वहां तक लेके जाऊं कि मैक्सिमम जहां तक आई कैप ने पूछा हुआ है, या कि कंप्लीट जो नहीं पूछा हुआ डिटेल, जिस डेप्थ पे आई कैप आज तक नहीं गया वो भी बता दूं? बताएं क्या करें, वो भी बता दूं? चलें, ओके जी। जहां तक मैं दोनों बता देता हूं। जहां तक आई कैप है वो थोड़ा इजी लेवल, मतलब मॉडरेट लेवल है, आगे वाला लेवल थोड़ा कम, समझ आ जाए बात ओके, नहीं समझ आई छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने डायग्राम बनाई है उसमें समझा के, उम्मीद है कि उससे वो आपको सिर्फ डायग्राम देख लेंगे आपको कहानी समझ आ जाएगी। हाँ, अब कहां पे हैं हम? ये इफ द इंडिविजुअल एक्टेड, अब ये क्या कह रहा है? कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या बताने लगा है? पिछले वाले पैराग्राफ में क्या बताया था? टाइम ऑन पीरियड, ठीक है, 5-7-7 क्या था? टाइम ऑन पीरियड। अब क्या बताने लगा? कूलिंग ऑफ पीरियड। कह रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? 5 कंसेक्यूटिव है। और क्वालिटी रिव्यूअर का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? ये देखिए कंसेक्यूटिव, समझ रहे हैं। और अदर की ऑडिट पार्टनर का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? 2 कंसेक्यूटिव पीरियड, 2 कंसेक्यूटिव, ठीक है जी। इसको छोड़ दें, नीचे क्या कह रहा है ISQM2। भाई ये बात समझ आई तीनों की? 5, 3 ये तुमने पढ़ा हुआ था, यहां तक आई क्या आपने पूछा हुआ। अब ये जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने पेपर देखे हैं, अब ये क्या है? सर्विस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ की ऑडिट पार्टनर। देखें, अगर तो पार्टनर ने अपनी जिंदगी सीधी सीधी सिराते मुस्तकीम पे गुजारी हो ना, तो हमें फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं है। सीधी सीधी क्या भाई, सारे साल उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे, सारे साल उसने क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे गुजारे, सारे सातों के सातों साल उसने की ऑडिट पार्टनर के तौर पे गुजारे, अदर की ऑडिट पार्टनर के। फिर तो हमारे लिए फैसला बहुत आसान है। कैसे आसान है? सारे के सारे साल एंगेजमेंट पार्टनर, कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल, और इस कूलिंग ऑफ पीरियड में हेलो हाई नहीं करनी, ना टीम के साथ ना क्लाइंट के साथ, सिग्निफिकेंट हेलो हाई नहीं करनी, ओके। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, और इसमें कंसेक्यूटिव, शाबाश कंसेक्यूटिव, और दूसरा क्या? हेलो हाई नहीं करनी, सिग्निफिकेंट। तीसरा अगर अदर की पार्टनर रोल है 2 साल हेलो हाई नहीं कर, ओके। लेकिन अगर 5 साल क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे रहा, 2 साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रहा, 4 साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रहा, 3 साल क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे रहा, 3 साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रहा, 3 साल क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे रहा, 1 साल अदर पार्टनर के, समझ रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है बात, समझ? ये है सर्विस इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ की ऑडिट पार्टनर रोल्स, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको हाईलाइट करवा दूं, ज़बानी कलामी समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पैराग्राफ से पढ़ के बार बार मैंने पढ़ा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ज़हन में बैठा नहीं, वो मिक्स हो जाते थे। हाँ, फिर जब मैंने डायग्राम बनाई, मैच किया, फिर कुछ समझ आया। तो अभी जब मैं पहली दफ़ा हाईलाइट करवाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जाहिर है हाईलाइट तो करवाना है। 540.15 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द इंडिविजुअल, कह रहा है ये जो हम सेक्शन अब आपको पढ़ाने लगे हैं ना 15 से लेके 18 तक, ये किससे डील करते हैं? इफ द इंडिविजुअल एक्टेड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ की ऑडिट पार्टनर रोल्स, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, अगर कॉम्बिनेशन में किया
और इसमें 4 साल या उससे ज्यादा, 4 or more, बोले क्या? 4 or more, 4 or more साल जो उसने गुजारे वो उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 साल में क्या किया? कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर 4 or more साल किसके तौर पे गुजारे? तो आपके ख्याल में मुझे बताइए, आप क्या लगता है कूलिंग ऑफ पीरियड कौन सा अप्लाई होना चाहिए? 5 साल वाला। यही शाबाश, पिक कर लिया आपने, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड उसने सब्सटेंशियली जिंदगी जिस तरीके से गुजारी है फैसला उसी के मुताबिक कर रहा है, सही कर रहा है, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड, ये अच्छा आपने स्टार्ट किया। डन, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? अगर उसने 4 साल या उससे ज्यादा एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे गुजारे हैं, ठीक है, एज एंगेजमेंट 4 or more, कितने? 4 or more। तो मुझे बताइए जरा, अब ज्यादा जिंदगी का हिस्सा उसने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू के तौर पे गुजारा, तो उसके साथ फैसला किसका होना चाहिए? 3 कंसेक्टिव ईयर। देखते हैं क्या कह रहा है। 3 के साथ छा छू गए हैं, शाबाश शाबाश, यहां तक पहुंच गए। अब आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ, इफ एन इंडिविजुअल हैज एक्टेड इन ए कॉम्बिन, इस पैराग्राफ की वजह से डायग्राम की जरूरत पड़ती है, एक्टेड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी रिव्यूअर रोल for 4 or more, for 4 or more। सिचुएशन समझे? चार साल एंगेजमेंट पार्टनर, फैसला एंगेजमेंट पार्टनर, कूलिंग ऑफ पीरियड इज इक्वल 4 साल और मोर, क्वालिटी रिव्यूअर, फैसला क्या है? यहां पे क्या है? 4 साल और मोर कॉम्बिनेशन में गुजारे, यानी कभी एंगेजमेंट पार्टनर, क्या करें, एवरेज निकाल लें 5 और 3 की हैं, लग रहा है ऐसा नहीं। समझे क्या कह रहा है? कह रहा है कूलिंग ऑफ पीरियड अब ये होगा, क्या होगा? कूलिंग ऑफ पीरियड होगा अगर तो उसने 3 साल या उससे ज्यादा अरसा एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारा है, तो फैसला क्या होगा? एंगेजमेंट पार्टनर का। बाकी के केसेस में 3 साल, यानी इमेजिन कीजिए 3 साल उसने गुजारे एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे, 2 साल उसने गुजारे रिव्यूअर के तौर पे, और 2 साल उसने गुजारे की ऑर्डर पार्टनर के तौर पे। हाँ, 3 2 2, खिचड़ी पक गई। क्या करें? पहले आपने देखना है क्या ये इसमें इस कैटेगरी में फॉल करता है? क्या 4 और मोर कम्युलेटिव ईयर उसने एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे गुजारे हैं? नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे तो 3 साल गुजारे हैं, 3 2 2, है ना? क्या क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे इस पैराग्राफ में फॉल करता है? इसमें भी फॉल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे तो उसने 2 साल गुजारे हैं। जब 4 साल या ज्यादा इससे गुजारे, 4 साल ज्यादा इसमें गुजारे, तो इसके मुताबिक फैसला होगा। ये क्या बता रहा है? क्या हो अगर उसने 4 साल कहीं टिका ही नहीं है, वो 2 2 3 3 साल के बाद जंप लगाता रहा है, जब 4 साल पे पहुंचा हो तो इनके मुताबिक फैसला होगा। जब 4 साल पे पहुंचा ही नहीं है, 2 2 3 3 के बाद जंप लगा रहा है, फिर फैसला इसके मुताबिक होगा कि देखेंगे अगर तो वो 4 या उसने कॉम्बिनेशन में टाइम गुजारा है, तो फिर अगर तो 3 साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रोल प्ले किया है। अब देखें कंपैरेटिवली फैसला हो रहा है। देखें क्या हो रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर और क्या क्वालिटी रिव्यूअर और क्या की ऑडिट पार्टनर, 3 साल 2 साल 2 साल।
सातों के सातों यहां पे होता, कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल होता। सातों के सातों साल यहां गुजारे होते, कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल होता। सातों के सातों साल यहां गुजारे होते, सॉरी, पांचों के पांचों साल यहां गुजारे होते, कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल होता। अब मसला क्या है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन में भी 4 साल इधर गुजारे होते, 4 साल इधर गुजारे होते, और उसे बताया नहीं है लेकिन उस एप्लीकेशन ये 4 साल इधर गुजारे होते, 2 साल होता। लेकिन अब क्या है, जब वो किसी पे 4 पे पहुंचे नहीं, 4 पे पहुंच जाए ना तो कोड ऑफ एथिक्स फैसला कर देता उसका उस रोल के मुताबिक, क्योंकि मेजोरिटी 7 में से 4 50% उसके मुताबिक हो गया, और समझ में आता, लॉजिकल है। लेकिन क्या हो जब ये 2-2 3-3 की गेम चलती रहे, तो वो ये कहता है हम देखेंगे इसमें से ज्यादा हिस्सा अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे रहा है, यानी 4 में से 3 हिस्से, तो फिर इसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा? 5 साल। और अगर इसमें से जो 3 साल उसने इधर गुजारे हैं फर्ज करें, तो फिर 3 ईयर्स होगा। समझे हैं कुछ? ये कॉम्प्लेक्स है, डायग्राम बताने की जरूरत तो नहीं, मेरा समझ आ गया होगा आपको। ओके, मैं बना देता हूं, कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए पढ़ने में तो आपको देख लीजिएगा। मेहनत की होना कहता है शेयर कर ही दे, शायद किसी के काम आ जाए। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ईयर्स। जब 7 ईयर गुजारे हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में गुजारे हैं, तब ये कंसेप्ट अप्लाई होना है। ओके, 1 2 3 4। अगर तो उसने इंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे 4 और मोर साल गुजारे हैं, 4 और मोर कैसे गुजारे हैं? इंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे। तो बताएं जरा क्या था टाइम पीरियड? हाँ जी, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा? 5 ईयर्स। डन। थोड़ा सा इसको जरा एक्सटेंड कर देता हूं। अगर उसने क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे 4 और मोर ईयर्स गुजारे हैं, फिर क्या होगा? कंसेक्यूटिव 3 ईयर। शाबाश। अगर उसने इंगेजमेंट पार्टनर प्लस क्वालिटी रिव्यूअर, इन दोनों में घूमता फिरता रहा है और इन दोनों में उसने 4 और मोर टाइम पीरियड गुजारा है, तो क्या होगा? 4 और मोर, तो क्या होगा? फिर हम देखेंगे कि उसने ज्यादा टाइम पीरियड किस में गुजारा है। अगर इंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे उसने 3 साल गुजारे हैं, तो फिर इसका कूलिंग ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 5 ईयर। शाबाश। ठीक है। और बाकी केसेस में
बाकी केसेस जितने भी हैं, यानी बाकी केसेस क्या होंगे कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पर उसने 3 साल गुजारे या उससे 4 या 5, बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें क्वालिटी रिव्यूअर का टाइम पीरियड लगेगा। वो कौन सा है? 3 years। ठीक है। और लास्ट, इन ऑल अदर केसेस, यानी बाकी जितने भी, जैसे अगर वो की ऑडिट और एंगेजमेंट रिव्यूअर क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे घूमता फिरता रहा है, बाकी के अदर केसेस कौन से हैं जिनमें वो कभी एंगेजमेंट पार्टनर बना ही नहीं? फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो क्वालिटी कंट्रोल ये रिव्यूअर और अदर की ऑडिट पार्टनर में घूमता फिरता रहा है, तो बाकी केसेस में टाइम पीरियड कितना होगा? 2 years। शाबाश, ये अब समझें आप। ये है जी हमारा कॉम्बिनेशन की समरी। कुछ समझ आई? नहीं आई। जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी, और आज केस स्टडी भी करनी है ना। आइए ज़रा, अच्छा इसको थोड़ा आप कंक्लूड कर लेते हैं। एंड में कोई पैरा, हाँ एक दो छोटी छोटी बातें रह गई हैं, आइए ज़रा उसको भी निपटा देते हैं। भाई छोटी छोटी बातें कौन सी रह गई हैं? ये 2 कंसेक्टिव एंड में मैंने बता दिया था कि अगर कोई पार्टनर, जैसे था ना, कंपनी पहले अनलिस्टेड थी बाद में लिस्टेड बन गई, तो पिछला स्टेटस काउंट करना है कि नहीं करना? करना है। तो मुझे बताइए, अगर एक पार्टनर किसी और फर्म में था, वहां पे उसने 4 साल गुजार दिए एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे, अब इस दूसरी फर्म में आ गया, क्लाइंट भी उसके पीछे पीछे आ गया, समझ रहे हैं? फर्म चेंज कर ली पार्टनर, क्या पार्टनर एक फर्म से दूसरी फर्म में जा सकते हैं? कॉमन सेंस बताइए, पीरियड काउंट होगा कि नहीं जो पिछली फर्म में एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे प्ले किया था? क्लाइंट सेम है, होगा, पक्की बात है, होगा, होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं। अगर तो आपको कोड ऑफ एथिक्स समझना शुरू हो गई है तो फिर बात मैच कर जाएगी आपकी। क्या कह रहा है? इन डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ ईयर दैट इंडिविजुअल है बीन ए की ऑडिट पार्टनर, लेंथ ऑफ रिलेशनशिप शैल वेयर रेलिवेंट इंक्लूड टाइम। कौन सा टाइम? जो कि प्रायर फर्म में गुजारा है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला आपने। यानी फर्म चेंज हो गई, अगर पार्टनर ने छोड़ के आ गया, क्लाइंट भी उसके पीछे पीछे आ गया, तो फिर क्योंकि देखिए वाकफियत तो वही है ना, थ्रेड तो फेमिलियरिटी थ्रेड तो वही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? वो ये कह रहा है कि भाई ये तो माजी की बात हो गई, ठीक है जी, वो तो उसने बोल्ड किया हुआ। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड, ये वही बात कर रहा है क्या कि भाई हेलो हाय बस दूर दूर की रखनी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी वही बात कर रहा है कि जैसे इंडिविजुअल शल नॉट, कूलिंग ऑफ पीरियड में भैया साइड पे होके जिंदगी गुजारनी है, क्वालिटी रिव्यूअर बनने की कोशिश ना करना। बी एन एंगेजमेंट टीम मेंबर आर परफॉर्म, वो इस अरसे में कोई भी एंगेजमेंट टीम मेंबर नहीं बनेगा, क्वालिटी रिव्यूअर नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो बड़ी कंसल्ट भी नहीं करेगा, डिस्कस कर देगा, डिस्कशन करेगा, कंसल्ट नहीं करेगा, डिस्कशन करेगा। कंसल्ट क्या है? आप मुझसे पूछे सर इस सिचुएशन में हम क्या करें, मैं तजर्बेकार हूं ना, क्वालिटी 7 साल गुजारे हैं, पूछें, ये है कंसल्टेशन। अब पूछें सर आपने क्या किया था पिछले साल, ये वर्किंग पेपर है, इसमें बात लिखी नहीं हुई, एक्सप्लेन नहीं हुई, बताइए ये आपने क्या किया था, ये पूछें। ये क्या है? डिस्कशन। डिस्कशन। सर ये इंफॉर्मेशन कौन सा बंदा देता है उधर, ये क्या है? यानी ऑलरेडी जो उसने काम किया हुआ, अगर आप मेरे से वो सवाल पूछते हैं पिछले साल का कि क्या किया था, पिछले साल के बारे में सवाल पूछते हैं, ये क्या होगा? डिस्कशन। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस साल आप टीम का हिस्सा है लेकिन फैसले मेरे से करवा रहे हैं, मशवरा मेरे से ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ था, ये क्या, तो ये क्या होगा? कंसल्टेशन। कह रहा है कंसल्टेशन नहीं करनी, डिस्कशन कर सकते हो काम के हवाले से। कौन सी डिस्कशन कर सकते हो? जो काम पास्ट में उस बंदे ने किया हुआ है, वर्क अंडरटेकन
आर कंक्लूजन रीच्ड इन लास्ट ईयर। ठीक है, और फिर आपने बी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग कोऑर्डिनेटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म एंड नेटवर्क टू ऑर्डर क्लाइंट ओवरसीइंग रिलेशनशिप। हाँ, कह रहा है वो कोई भी अदर प्रोफेशनल सर्विस अगर फर्म को प्रोवाइड करनी है उसको लीड नहीं करेगा। ऊपर कह रहा है ऑडिट का टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। ए में क्या कह रहा है, टीम का हिस्सा नहीं बनेगा ऑडिट टीम का कूलिंग ऑफ पीरियड में। फिर क्या कह रहा है, टीम के साथ कंसल्टेशन भी नहीं करेगा। ये ए और बी में। सी और डी में क्या कह रहा है कि कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन सी वाली नॉन इंश्योरेंस सर्विस भला, जिसमें क्लाइंट के साथ सिग्निफिकेंट या फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो, या ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विस जो कि आउटकम हो ऑडिट एंगेजमेंट, यानी आउटकम ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करती हो। ठीक है, और ओवरसीइंग द रिलेशनशिप ऑफ द फर्म और नेटवर्क फर्म, कोई रिलेशनशिप ऑफिसर टाइप भी नहीं बनेगा। समझ आई बात की? क्या नहीं करेगा? पहले ए और बी में क्या चीज कह रहा है कि क्या नहीं करना कूलिंग ऑफ पीरियड में, टीम का हिस्सा नहीं बनना, टीम के साथ डिस्कशन नहीं करनी, कंसल्टेशन नहीं करनी। सी और डी में क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, रिलेशनशिप ऑफिसर नहीं बनना, कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, और कोई ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी जो कि मैनेजमेंट के साथ हेलो हाई सिग्निफिकेंट हो या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हो, ऐसी कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करनी। ये पता है क्या पाबंदी लगा रहा है? ये बहुत बड़ी पाबंदी लगा रहा है। क्या कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड में बंदा बैठा हुआ ना, वो क्लाइंट को कोई ऑडिट तो दूर की बात है, वो नॉन ऑडिट सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करता, नॉन इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, रूटीन की हो ना, कौन सी रूटीन की, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं, जिसमें मैनेजमेंट जो है उसके साथ कोई ज्यादा वो कर सकता है, जैसे टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न तो अलग से रिटर्न होती है ना, सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरिंग अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करती टैक्स रिटर्न की फाइलिंग। उसमें मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन भी नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड की जाए, अगर बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस में सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन होगा मैनेजमेंट के साथ, बार बार इंटरेक्शन होगा, क्या उसको एंगेजमेंट पार्टनर नहीं रहा, इंटरनल ऑडिट टीम का हेड बना दें? नहीं बनाना। क्या उसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसका कोई पार्ट काम करवा लें? क्यों नहीं? आउटकम ऑफ ऑडिट। बात समझ आई? तो इस आखिरी पैराग्राफ में वो हमसे क्या कह रहा है कि भैया जो कूलिंग ऑफ पीरियड पे बंदा बैठा है, टीम के साथ भी हेलो है नो, क्लाइंट के साथ भी नहीं, कोई ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। कौन सी नहीं कर सकता नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज? जो क्लाइंट के साथ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन हो, जिसमें या जिसमें आउटकम इफेक्ट हो रहा हो। कुछ समझ आई? और रिलेशनशिप ऑफिसर भी नहीं बन सकता। डन जी, ये था हमारा ये सेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, महसूस हुआ ट्रिकी के नहीं? चलें, गुड, अच्छी बात है। ज़रा क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। ये तो पास्ट पेपर बताएंगे मैं कितनी समझ आई, क्योंकि बात बात ऐसा होता है समझ आई नहीं होती लेकिन लग रहा होता है कि समझ आ गई सारी। तो पास्ट पेपर फैसला करेंगे हमारे दरमियान में कि हम कुछ समझे कि नहीं। डन जी, चलिए थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी नमाज की ब्रेक लेते हैं। आप तब तक इसको रिवाइज कर लें, नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद यहीं से हम फिर पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। डन जी, चलिए पास कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस की तरफ। कोड ऑफ एथिक्स में से कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन याद रखिए भी कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा 600 सेक्शन अभी रहता है जो कि रिलेट करता है अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज से। जब ऑडिटर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम नॉन इंश्योरेंस सर्विस वाले सेक्शन 600 में पढ़ेंगे। अभी उसके अलावा अदर देन 600 पास पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, आज हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। और अब से डेली जो हमारी मेरे ख्याल में मजीद क्लासेस होंगी हमारी आज की क्लास के अलावा, उन दोनों क्लासेस में हम पास पेपर के क्वेश्चन को भी साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले
आपने एग्जाम में तो पहचानना है कि ये क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स का है भी या नहीं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में थ्रेट्स के अल्फाज आ जाना इस बात का सबूत है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स का। शाबाश, थ्रेट्स, सेफगार्ड वगैरह। स्टार्ट करते हैं जी। कह रहा है यू आर द पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रेजेंटली फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। ये दो मैटर है, ए और बी, जाहिर है अलग अलग इनको आंसर करना है। Annual audit of Kamran Limited for the year ending 31st December 2016 is due to commence in a few weeks. Jamal has been an audit team member for 11 years. 2 years as the job in charge, 3 years as manager and 6 years as partner. मैं यहाँ पे रुक के कन्फर्म कह सकता हूं कि ये अनलिस्टेड कंपनी का केस है। कैसे बताइए, कैसे मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अभी तक अनलिस्टेड कंपनी का केस चल रहा है? 6 years एज अ पार्टनर, क्योंकि अगर लिस्टेड कंपनी होती ना तो 6 साल इधर ना आता। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियरली कह रहा है, उसने छोटी बात की है, बड़ी ही पावरफुल की है। क्या? एंगेजमेंट पार्टनर, लिस्टेड कंपनी का एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम 5 साल तक सर्व कर सकता है, खत्म बात, फुल स्टॉप। तो अनलिस्टेड है। अगर वैसे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता ना, यहीं पे, तो क्या स्टिल कोई थ्रेट राइज होता? लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से स्टिल थ्रेट राइज होता। लेकिन हम कौन से वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाला या वो जो जनरल एप्लीकेशन वाला है? जनरल एप्लीकेशन वाला। लेकिन यहां पे आगे चलते, कह रहा है केएल वाज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन जुलाई 2016। 11 साल हो गए हैं और अब 12वें साल में वो लिस्टेड बन गई। डन जी, ओके। Required identify the threats in the above situation and discuss the significance thereof. थ्रेट कौन सा हुआ? लॉन्ग एसोसिएशन में जो थ्रेट लिखे हैं। मुझे पहले सिर्फ इतना बताइए, क्या कोड ऑफ एथिक्स को खोल के लॉन्ग एसोसिएशन पे पहुंच जाएंगे अगर पहुंचना हुआ तो? ओके, थ्रेट कौन कौन से याद है? पहले तो हमें वैसे ज़बानी याद होने चाहिए। कौन से? फेमिलियरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। लॉन्ग एसोसिएशन में यही 3 थे ना। सिग्निफिकेंस क्या है इनकी आपके ख्याल में? हाई है, लो है सिग्निफिकेंस, मॉडरेट? हाई या क्यों? वाई 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 ये भी बताना है। वाई? क्योंकि एक तो रोल ज्यादा है, दूसरा टाइम ज्यादा है। टाइम ऑन पीरियड, जैसे टाइम ज्यादा, क्या 11 ईयर्स हो गए, और रोल भी क्या है? सीनियर का, पार्टनर लेवल का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट हाई है। और दो आपने आर्गुमेंट्स भी दे दिए। कौन से 2 आर्गुमेंट दिए हाई सिग्निफिकेंस के? ए रोल और टाइम। करेक्ट। कह रहा है डिस्कस द नीड फॉर रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, द फर्म हैज एडुकेट रिसोर्सेज एंड पर्सोनल हु कैन रिप्लेस जमाल एज एंगेजमेंट पार्टनर बट जमाल डज नॉट वांट टू लीव दिस असाइनमेंट। ठीक है, अब बताइए एडुकेट रिसोर्सेज है लेकिन जमाल असाइनमेंट को नहीं छोड़ना चाहता। क्या इससे फर्क पड़ता है कि जमाल छोड़ना चाहता है कि नहीं? नहीं फर्क। एडुकेट रिसोर्सेज हैं तो रोटेशन अगर जरूरी हुई तो करनी पड़ेगी। अब हमने ये देखना क्या रोटेशन जरूरी है कि नहीं, तो जरा बताइए बताइए। क्या अनलिस्टेड कंपनी के स्टेटस के तौर पे जो टाइम पीरियड उसने गुजारा है वो काउंट होगा? यस, वो काउंट होगा। लेकिन कितने साल काउंट होगा? एज पार्टनर 5 years तक। ठीक है। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स जो है अब वो कितने साल अलाउ करता है एंगेजमेंट पार्टनर के लिए? कोड ऑफ एथिक्स 7 साल अलाउ करता है और लिस्टिंग रेगुलेशन 5 साल तक। ठीक है, तो यहां पे सिंपल क्या लीगल रिक्वायरमेंट लिस्टिंग रेगुलेशन अप्लाई होती है यहां पे? जी, लिस्टिंग रेगुलेशन पता क्या कहती है? लिस्टेड कंपनी का एंगेजमेंट पार्टनर 5 साल तक मैक्सिमम चल सकता है, इसके बाद नहीं चलेगा। जरा नोट कीजिए, क्या ये लिस्टेड कंपनी का 5 साल तक एंगेजमेंट पार्टनर रहा है? तो क्या वो जो छोटी सी लाइन है वो अप्लाई हो रही है?
नहीं हो रही भाई, समझे एप्लीकेशन? तो इसका मतलब है लिस्टिंग रेगुलेशन को प्रॉब्लम कोई नहीं है। लिस्टिंग रेगुलेशन तो इसको काउंट करेंगी 1 से, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अब बनी है। लिस्टिंग रेगुलेशन, इसका मतलब अब हमने आंसर करना है सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं, क्या ये मजीद चल सकता है? हाँ, 7 साल उन्होंने अलाउ किए हैं, ठीक है, तो ये 5 साल, तो इसके मैक्सिमम 6 साल हो गया, 5 साल काउंट करेंगे। क्या 6ठे साल कंटिन्यू कर सकता है? यस, कर सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 5 साल जो उसने गुजारे हैं लिस्टेड कंपनी के एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे नहीं गुजारे, इसलिए जो लिस्टिंग रेगुलेशन की वो लाइन है वो यहां पे, मेरा ओपिनियन है, वो यहां पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त होती है जब कंपनी लिस्टेड हो और एंगेजमेंट पार्टनर हो, तो वो तो साइड पे होगी, इसका मतलब उसकी नॉन कंप्लायंस नहीं है लिस्टिंग रेगुलेशन की। दूसरी बात क्या आ गई, वापस कोड ऑफ एथिक्स में आ जाए। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, एंगेजमेंट पार्टनर है, टाइम ऑन पीरियड कितना है, 7 ईयर्स, तो ये पिछला काउंट करना है, 5 साल काउंट करेंगे, मजीद 2 साल कंटिन्यू कर सकता है। ये बात समझ आई? ओके, आगे चलते हैं। द फर्म इज अनएबल टू फाइंड ए सूटेबल रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, वो आगे कर सकता है, 2 साल के बाद जरूरत पड़ेगी। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? अगर आप इजाजत देते तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं। क्या हो अगर यहां पे लिखा हो कि 6 ईयर एज पार्टनर है, अगर 9 ईयर एज पार्टनर लिखा हो, फिर हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नाइन ईयर्स में फर्क पड़ेगा? अगर यहां पे 9 ईयर लिखा हो, सारा कुछ सेम हो, यहां पे 9 ईयर लिखा हो, हाँ, मैक्सिमम 5 करना है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलें। 6 ईयर था, फर्ज कीजिए इसने 5 साल थे, 6ठा साल गुजारा, 7वां साल गुजारा, यानी लिस्ट के स्टेटस में 2 साल गुजारे। अब कोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो टेंशन कोई नहीं है, क्यों नहीं है? वो कहते हैं लिस्टेड कंपनी के 5 साल पूरे हों, जबकि 2 साल हुए हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ एथिक्स को प्रॉब्लम है, क्या? हाँ, 7 साल हो गए उनके मुताबिक, रोटेशन होगी। अब इस सवाल का जवाब दे, फर्म हैज एडिक्वेट रिसोर्सेज, तो क्या करे? रोटेट कर दे। और अगर फर्म के पास रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज ना, तो फिर कंटिन्यू कर सकता है। शर्त क्या है? हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी से एग्जाम्पशन ले और उस एग्जाम्पशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहे। भाई समझे हैं बात को? ठीक है, तो यहां पे ट्विस्ट क्या है वो लाइन समझना, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां पे एक दफा जहन में ये आता है कि भैया 5 साल पूरे हो गए हैं ना, तो इसको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक इसको फारग कर दो। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं लिस्टेड कंपनी है और 5 साल तक उसका एंगेजमेंट पार्टनर रहा है, फिर चेंज करो। वो तो बेचारा अनलिस्टेड रहा है, अनलिस्टेड पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेट्रोस्पेक्टिव क्यों अप्लाई कर रहे हैं? नहीं। ओके, समझ आई बात की? आगे चलते हैं। अभी तो सिचुएशन बी में मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो सेक्शन हमने नहीं पढ़ा, सेक्शन 6, उसमें किस तरह का सवाल आता है वो सिर्फ पढ़ाना है, इसलिए सॉल्व नहीं करवाना, आपको पढ़ाना है। Evaluate the above situation and identify threats if and any related safeguards. Your firm has received request from a listed audit client. Audit client है हमारा और listed है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाले सेक्शन है ना, उनमें भी ये बात आएगी। क्या? जनरल प्रोविजन ये है और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में प्रोविजन ये है। To assess the quality of internal audit function and give recommendation as regard improving the structure of the internal audit department and the quality of its staff. ठीक है, कह रहा है बताओ, क्वालिटी असेस करो, रिकमेंडेशन दो। कौन सी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ मुझे नाम बता दें। लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट के साथ कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है? कंपाइलेशन नहीं है, इंटरनल ऑडिट सर्विस है। कंपाइलेशन और है, वो तो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये कौन सा है?
इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। डन। तो इसका मतलब है इसमें प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो सेक्शन 600 है ना, उसके अंदर कोई ना कोई पैरा होगा। कौन सा पैरा होगा? इंटरनल ऑडिट वाला। ये उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये किससे रिलेट कर रहा है? इंटरनल ऑडिट वाले से। अगर आप कहें तो देख लें एक दफ़ा, अगर जल्दी नहीं है आपको तो। सेक्शन 600, यहाँ पे हम जो एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स को खोला, आगे गए आगे गए, यहाँ पे सेक्शन 600 कौन से वाला है? नॉन इंश्योरेंस सर्विस 600, प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू एन, यही है। यहाँ पे देखना शुरू कर दे, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज कौन कौन सा, ये है क्या? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, ये है क्या? नहीं नहीं ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये है क्या? नहीं नहीं ये भी नहीं है। वैल्यूएशन सर्विसेज, ये है क्या? नहीं। क्या हम वैल्यूएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ करते होंगे। टैक्स सर्विसेज, ये है क्या? ये भी नहीं है। अभी ठहर जाए। आईटी सिस्टम सर्विसेज, ये है क्या? नहीं ये भी नहीं है। लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, ये है क्या? नहीं नहीं ये भी नहीं है। लीगल सर्विसेज है क्या? नहीं। क्या रिक्रूटमेंट सर्विसेज है? ये भी नहीं। क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज है? ये भी नहीं। तो कौन सी है? इंटरनल ऑडिट। लिख के इधर पहुंच गए। अब यहाँ पे कहीं आगे चल के डिस्कशन कर रहा होगा ये सारी, ये जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसके अगले लेक्चर, ये अगले लेक्चर की बेसिकली बेस बना रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है? ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। ये वो वाले थ्रेट है कि इंटरनल ऑडिट सर्विसेज का वो सेक्शन है जो ऑल ऑडिट क्लाइंट्स के लिए है। और गैस करिए आगे क्या आने वाला है? हाँ जी, ऑडिट क्लाइंट्स डेट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। डन। ओके, वापिस आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा जरा आइडिया लगाए, गैस करें, इस इंटरनल ऑडिट सर्विसेज में आपके ख्याल में एक सेफ गार्ड बताएं, तीर तुक्का चलाएं, तीर तुक्का, सॉरी एक थ्रेट बताएं। एक थ्रेट, 5 थ्रेट है, तीर तुक्का 20% प्रोबेबिलिटी तो अकड़ बकड़ हमें वो करेंगे उसमें भी आ जाएगी, लेकिन सोच के बता कौन सा? चलें कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है शायद सेल्फ रिव्यू थ्रेट, शायद। सोचा था तो बोला क्यों नहीं था? 0 नंबर। जो सोचा हो एग्जाम में लिखा ना हो उसके नंबर मिलते हैं क्या? कोई नंबर नहीं मिलते। अच्छा चले, तो मुझे एक सेफ गार्ड बता दे, फिर एक और मौका दिया आपको। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर पॉइंट कर दें किसी हद तक, ठीक हो, और इससे भी बेहतर किसको? किसी इंडिविजुअल ने थोड़ी काम, फर्म ने काम किया, इंडिविजुअल ने तो नहीं किया। ऐसे ना करे, ये फर्म है, फर्म को थोड़ी रिमूव करना, जिस टाइम पे बैठे हैं उसी को काट दें हम। नहीं नहीं, सेपरेट टीम होनी चाहिए। अब आपने ये नहीं कहना ना सोच, हाँ नहीं, ओके शाबाश। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? डिस्कस वेदर द पार्टनर्स कैन बी पॉइंटेड इन द रोल्स बीइंग कंसीडर्ड बाय द फर्म। कि पार्टनर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती है कि इसमें उसने कोड ऑफ एथिक्स का नाम नहीं लिया हुआ, अक्सर लेता है, रेयर केस होता है कि कोड ऑफ एथिक्स मेंशन नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन की नेचर आपको बता देती है कि जो कह रहा है पार्टनर को इतने साल इधर हो गए या उतने साल उधर हो गए, रोटेशन हो गई या पहले मैनेजर था, अब इससे आपको पता चल जाता है ये इस तरह की कहानी किधर डिस्कस हुई है सारी, सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में। रेयर केस होता है ऐसा कि जिसमें वो रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं करता, मतलब अमूमी तौर पे करता है, रेयर नहीं कहना चाहिए, समझे, लेस कॉमन है, लेस कॉमन, अक्सर मेंशन करता। क्या बताना है हमने? whether the partners can be appointed in the roles considered by the firm। 4 सिचुएशन है, अगर 3 सिचुएशन तक का आंसर ठीक दे दिया इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। 2 सिचुएशन का आंसर करेक्ट दिया तो इसका मतलब है रीजन एवरेज है, एवरेज ग्रिप है। अगर 1 का दिया या किसी का भी नहीं तो इसका मतलब आप फारग है। 4 का तो सोचे भी ना, अभी प्रैक्टिस है ना, स्टार्ट में तो परफेक्शन नहीं ना आती, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आती है, एक्सपेक्टेड नहीं है वो। स्टार्ट करते हैं। आयशा खालिद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फर्म इज प्लानिंग द ऑडिट ऑफ इट्स क्लाइंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2022। फॉर दिस पर्पज फर्म इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट सर्टेन पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द लिस्टेड क्लाइंट्स। किसको अंडरलाइन करना है?
इस पूरे 3 लाइंस में किसको अंडरलाइन करना? लिस्ट कोड ऑफ एथिक्स में जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाला पोर्शन है वो अप्लाई होगा। द नेम ऑफ रेलिवेंट पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर एसोसिएशन विद द क्लाइंट्स आर एज फॉलोज। ये अब उसने बता दिया, अभी आप खुद आपने भी बताना है और मैं भी देखता हूं क्या कहता है। कह रहा है जी, फिजान राशिद हैज सर्व्ड 5 years एज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट्स ऑफ वेरियस क्लाइंट्स इंक्लूडिंग डलमेशन लिमिटेड डीएल। 5 साल तक सर्व कर दिया है उसने इस क्लाइंट में भी, और ये सारे क्लाइंट क्या हैं? तो ये भी क्लाइंट कौन सा है? लिस्टेड। इसका मतलब ये हुआ इसका टाइम ऑन पीरियड पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? कोड ऑफ एथिक्स में तो 7 साल लिखा है टाइम ऑन पीरियड, लिस्टेड के लिए ही 7 साल लिखा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में लिस्टिंग रेगुलर लॉ कहता है कि 5 साल हो, लॉ ने शॉर्टर पीरियड किया, ये आंसर। द फर्म हैज ट्रांसफर्ड हिम, फर्म भी अकलमंद है, बेवकूफ थोड़ी है। फर्म हैज ट्रांसफर्ड हिम टू टैक्सेशन डिपार्टमेंट एज पार्ट ऑफ फर्म्स रोटेशन पॉलिसी where he would also be responsible for filing of DL's annual tax return। बताइए whether the partners can be appointed या नहीं, इस रोल में पॉइंट हो सकता है कि नहीं? कर सकते, हाँ, लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही ना लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे? नंबर 1 आप डिस्कस करेंगे इसका टाइम ऑन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। आप डिस्कस करेंगे लिस्टिंग रेगुलेशन 5 साल के बाद पार्टनर रोटेशन रिक्वायर करते हैं। दूसरा, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड में, अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड में है ना, कूलिंग ऑफ पीरियड है कितना वैसे इसका? 5 के। कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर ये क्लाइंट के साथ कौन कौन सी काम नहीं कर सकता? हाँ, टीम मेंबर नहीं हो सकता, वो नहीं है। इसके अलावा डिस्कशन नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर रहा। ये कंसल्टेशन नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर रहा। क्या कोई ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता जिसमें, अब ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना टैक्स, जिसमें सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन हो मैनेजमेंट के साथ, या जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करता हो? ये दोनों ही काम नहीं है टैक्स रिटर्न में, दोनों काम ही नहीं है। टैक्स रिटर्न अलग है, रिटर्न फाइल होती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरिंग अमाउंट से ताल्लुक नहीं है, वो टैक्स बेस से अलग है। और दूसरा क्या, मैनेजमेंट के साथ इतना इंटरेक्शन भी नहीं है। तो क्या है आपका फैसला? कर सकता है इसे, इस रोल में टैक्स रिटर्न फाइल करने टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं। करेक्ट, एक करेक्ट हो गया आपका। आगे चलें अब, शाबाश। ये देखिए, इसका मतलब है एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करने के काबिल हो गए आप। आगे चलते हैं। साद अकबर हैज रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज पार्टनर फ्रॉम सीनियर मैनेजर। He has been in various managerial role for the audit of Aladdin Limited for the last 5 years before being promoted to partner। सीनियर मैनेजर के तौर पे 5 साल गुजारे हैं, पार्टनर ताजा ताजा बना है, पार्टनर के तौर पे 1 साल भी नहीं हुआ। The firm is considering to appoint Saad as engagement partner of AL। पहला सवाल, क्या वो लिस्टेड कंपनी वाली रिक्वायरमेंट सेक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर? ये लॉन्ग एसोसिएशन वाला केस है ना, ये पैराग्राफ भी कौन से वाला है? कैसे पता चला लॉन्ग एसोसिएशन वाला है? पिछले 5 साल से है। उधर भी इसने 5 साल की बात की थी, कहां? 5 ईयर। तो 5 ईयर 10 ईयर तक टीम मेंबर है, 7 ईयर तक है, 11 ईयर तक है। ये लॉन्ग एसोसिएशन के केसेस होते हैं ना सारे। तो मुझे बताइए, लॉन्ग एसोसिएशन का केस हो गया। अब दूसरा सवाल, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाला अप्लाई होगा कि जो जनरल वाला है वो? आपका क्या फैसला है? जनरल वाला अप्लाई हो, क्योंकि पार्टनर अभी अपॉइंट हुआ है। करेक्ट, रॉन्ग। आपको क्यों? जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाला है ना,
वो कब अप्लाई होगा? जब कंपनी लिस्टेड हो और जब रोल की ऑडिट पार्टनर का हो, तब। वो लिस्टेड कंपनी वाला पैराग्राफ में कहीं पे मैनेजर शैनेजर की बात नहीं करता वो। इसका मतलब है अनलिस्टेड हो तो सीधा सीधा कौन सा पैराग्राफ? जनरल वाला। और अगर लिस्टेड है लेकिन रोल कौन सा है? की ऑडिट पार्टनर के अलावा, तो भी कौन सा पैराग्राफ है? जनरल वाला। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जनरल वाला। तो जनरल वाला क्या कहता है कि जब लॉन्ग एसोसिएशन हो तो थ्रेट राइज होता है कि नहीं होता? जनरल एप्लीकेशन में क्या थ्रेट राइज होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या कंसीडर करना है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी? रोल क्या है, कितने अरसे से रहा है, और उसको सामने रखते हुए इसको रोटेशन की जा सकती है, या इस एप्रोप्रिएट रिव्यूअर इसके वक्त पे अपॉइंट हो सकता है। ठीक है जी भाई, ये बात समझे कि नहीं? तो ये एक सही आपका, अब इसमें चूंकि डेट कंसीडर कर रहा हूं मैं, आधा ठीक आधा गलत। इसमें आगे चलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके आगे। सारा करीम हैड बीन द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ऑफ शिफू लिमिटेड एसएल फ्रॉम 2012 टू 15 एंड 18 टू 20। ड्यूरिंग 16 एंड 17 सारा वाज ऑन ए सर्विस ब्रेक ड्यू टू हर इलनेस। 2 साल में firm is now considering to appoint her as SL's engagement partner. क्वालिटी रिव्यूअर रही है, अब एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट होना चाहती है। क्या हो सकती है? अब देखें, क्या ये मिक्स वाला रोल है कि उसका सीधा सीधा रोल है? सिंगल रोल है। अब जो पास्ट में उसने गुजारा है वो सिंगल रोल गुजारा है कि कॉम्बिनेशन का रोल गुजारा है? सिंगल। शाबाश। तो उसमें क्या इसका टाइम ऑन पीरियड हुआ पूरा कि नहीं? 2012 में थी, 12, 13, 14, 15, 4 साल हुए। फिर 16, 17 की ब्रेक लगाई, तो 16 और 17 की ब्रेक तो कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया ना? तो कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल हुआ नहीं है, तो 2 साल कंजेक्टिव भी है। क्वालिटी रिव्यू का 3 इयर्स होता है पक्का? पक्का, शाबाश। 3 ईयर, तो 2 साल नहीं। तो उसने 2 साल के बाद ही दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो क्या टाइम ऑन पीरियड रीसेट होगा, रीस्टार्ट होगा कि पिछला कंटिन्यू होगा? पिछला कंटिन्यू होगा। तो 4 पहले हो गए थे, 18, 19, 20, 7 पूरे हो गए। इसका मतलब है 8वें साल अब ये की ऑडिट पार्टनर के रोल पे नहीं आ सकते। इंगेजमेंट पार्टनर तो दूर की बात है, अगर इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी होती ना सिग्निफिकेंट, ये उसमें भी इंगेजमेंट पार्टनर का रोल प्ले नहीं कर सकती थी। वो भी की ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन में आता है, याद है ना? तो इसका मतलब फर्म इसको इंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकती, इस पे कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई होगा। इसमें मेन कंसेप्ट उसने क्या टेस्ट किया है कि जो 2 साल की ब्रेक है, क्या ये कूलिंग ऑफ पीरियड को सर्व करती है कि नहीं करती? तो इसका जवाब क्या हुआ? नहीं करते। ये ठीक कर दिया आपने, 2.5 ठीक हो गए आपके। आगे चलें लास्ट की तरफ। चलें, एवरेज से ऊपर तो आप आ गए। लास्ट, रहीम शफीक हैज सर्व्ड एज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ पांडा लिमिटेड, जो कि जाहिर है लिस्टेड कंपनी, यहां ऊपर उसने स्टार्ट में कह दिया सारे लिस्टेड ही है, फॉर 5 ईयर्स। तो भाई टाइम ऑन पीरियड पूरा हो गया? कैसे पता चला हो गया? 5 साल है और लिस्टेड कंपनी है। द फर्म इज नाउ कंसिडरिंग टू अपॉइंट हिम एज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ हुपर लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ऑफ पीएल, होल्डिंग कंपनी ऑफ पीएल। जी
हाँ, सब्सिडरी के लिए एक पॉइंट ये, अच्छा इंटरेस्टिंगली आई कैप ने ये पॉइंट मेंशन किया है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्सिडी के लिए डिसक्वालीफाइड तो वो उसकी होल्डिंग के लिए भी डिसक्वालीफाइड है, तो उसका अल्टर पॉइंट नहीं हो सकता। ये उसने अलग से लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर किया। चलें, ये अलग कर दिया, ठीक है, 2 नंबर इसके, 1-2 नंबर मिल गए, इस लाइन 1 नंबर मिल गया ये लिखने का। अब कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करें, क्योंकि अमूमी तौर पे हम जब आंसर करते हैं ना तो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स, अच्छा वो मुझे समझ आई, अगर एग्जामिनर की साइकी देखे कि उसने रिक्वायरमेंट में कोड ऑफ एथिक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो चाह रहा था कि जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स में है ना वो लॉ वाला, वो भी अप्लाई कर दे बच्चा। 1 नंबर उसने इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स का दे दिया। ओके, अब क्या कोड ऑफ एथिक्स को भी डिस्कस करना है हमने? कोड ऑफ एथिक्स में बताइए, वो फर्म इज नाउ कंसीडरिंग टू अपॉइंट, 5 साल हो गए। अच्छा, पांडा लिमिटेड का तो नहीं कर सकता था, अलग कर दिया। अब वो क्या हुआ है, होल्डिंग कंपनी का। अब क्या होल्डिंग कंपनी में वो ये पोजीशन होल्ड कर सकता है? कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर। क्या होल्डिंग का लिस्टिंग रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले ये बताइए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसको अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है लिस्टेड कंपनी का 5 साल तक आपने ऑडिटर अपॉइंट नहीं, 5 साल तक कर सकते हैं, 6ठे साल में नहीं होना। तो ये इसने इधर 5 साल किया, अब वो दूसरी तरफ चला गया, लिस्टिंग रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स में कोई प्रॉब्लम है? सवाल ये है, अगर ये सिग्निफिकेंट सब्सिडरी है, कोड ऑफ एथिक्स, अब आपने क्या देखना है होपर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपर लिमिटेड का पार्टनर ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि सब्सिडरी का इंगेजमेंट पार्टनर रहा है, यानी ये की ऑडिट पार्टनर होपर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की ऑडिट पार्टनर है। पांडा लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंगेजमेंट पार्टनर है, लेकिन वहां से तो निकल गया। होपर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सब्सिडरी का। अगर ये सिग्निफिकेंट, अगर तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो होपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की ऑडिट पार्टनर है और 5 साल तक की ऑडिट पार्टनर के तौर पे सर्व हो चुका है। तो बताइए टाइम ऑन पीरियड कितना है? 7 साल। तो 2 साल मजीद यहां पे काम कर सकता है। डन जी। आई कैप ने थोड़ी सी बात डिफरेंट लिखी है, लेकिन मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि ये कर सकता है। ठीक है, उसने वो लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ ले गया 5 साल की तरफ, ठीक है, वो सॉरी वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ, वो भी ठीक है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिस्कस कर दिया, लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट अलग। अमूमी तौर पे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूछता नहीं होता, ये एक्सेप्शन केस में पूछ लिया। बहरहाल हमें पता होना चाहिए, याद है ना हमें वो कैफ लेवल पे पढ़ा था ना कि जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाई, इससे ज्यादा कैफ लेवल का नॉलेज वो अप्लाई नहीं करवाएगा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, खासतौर पे ऑनलाइन वालों ने कि पता नहीं अब हमें कैफ का सारा लीगल कंपनी का भी सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। वैसे बेहतर है वो एक ही पेज था हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स का, है आपके पास? वो याद है ना, वो चैप्टर होता था लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर हो सके तो उसको रीड कर लीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा, वो पेज जो है ना निकाल के एक पेज PDF का, वो CFAP के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? छोटा सा पहले पढ़ा होता है ना, बच्चा सिर्फ 5 मिनट लगाएगा, पता चल जाएगा उसको। तो बेहतर है कि एक दफ़ा गो थ्रू कर लें उसको एहतियातन। भाई ये बात समझ आई आपको? शाबाश। तो ये भी आपने तकरीबन ठीक कर दिया, ठीक है, ये आधा समझ ले 3, गुड, अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल। भाई अब ये समझ आया आपको लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट कैसे टेस्ट कर रहा है? देखिए पैराग्राफ के अंदर घुस रहा है वो, डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर। आगे चले, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट तीसरा और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मुझे एक चीज बताइए, आपको ग्लोसरी में एक टर्म बताई थी रिलेटेड एंटिटी, वो क्या थी?
खा गए मार। कंसेप्ट ठीक है, लेकिन रिलेटेड एंटिटी में उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया था उसको, कि अगर लिस्टेड एंटिटी है तो जितनी भी एसोसिएटेड कंपनीज है वो रिलेटेड एंटिटी है, और अगर अनलिस्टेड है तो सिर्फ सब्सिडरी रिलेटेड एंटिटी है। था कि नहीं था ऐसे? नहीं, भूल गए है ना, भूल गए। तो हालांकि मैंने क्या कहा था, ग्लोसरी पढ़नी समझनी लाजमी, ऐसा ही है, बोला था कि नहीं बोला था? किधर गए ग्लोसरी? आ जाओ, ये तो बहुत पीछे है। भाई किधर है ग्लोसरी, है भी कि नहीं? किधर है? टेबल ऑफ कंटेंट से ढूंढते हैं, एंड में थी ना ये। हाँ पहुंच गए, इधर यही 290। तो यहाँ पे था हमारा रिलेटेड एंटिटी। हाँ, ऑडिट क्लाइंट की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट है तो ऑडिट क्लाइंट विल ऑलवेज इंक्लूड रिलेटेड एंटिटी। व्हेन ऑडिट क्लाइंट इज नॉट ए लिस्टेड, ऑडिट क्लाइंट इंक्लूड दोज रिलेटेड एंटिटीज ओवर विच क्लाइंट हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। यानी हमारा ऑडिट क्लाइंट में रिलेटेड एंटिटीज भी शामिल है। अब रिलेटेड एंटिटीज की डेफिनेशन में वो सारी बात करता है, कह रहा है होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है, अंडर कॉमन कंट्रोल भी है वगैरह। वो डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, सोसाइटी कंपनी की डेफिनेशन याद है तो काफी है उतना। बड़ी सी डेफिनेशन है, आपको कंफ्यूज करेगी। भाई एक चीज ये समझ आ गई आपको, रिलेटेड एंड, अच्छा ओके। अच्छा एक था हमारा कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल, वो याद है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या था? हाँ, हमारे पास किसी एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट हमने की, उस कंपनी ने आगे बाबा बेहतरीन, ठीक है, बस तैयार है आप, आ जाए आप क्वेश्चन में। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। शुक्र है कोड ऑफ एथिक्स लिख दिया, इसका मतलब है लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको 1% भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज के बारे में सारे का सारा आंसर कोड ऑफ एथिक्स में से देना है। For chartered accountants, evaluate the above situation and discuss the threats in each case along with the available safeguards. If NKC decide to accept the assignment, हमने थ्रेट्स बताने हैं और सेफगार्ड बताने हैं, सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हालांकि हर सिचुएशन में तीन चीजें होती हैं कोड ऑफ एथिक्स में, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, हर सिचुएशन के तीन हिस्से हैं, क्या? थ्रेट, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड। लेकिन यहां पे थ्रेट डिस्कस करेंगे और सेफगार्ड करेंगे। आइए स्टार्ट करें जी। निसार हालिद कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज बीन अप्रोच्ड बाय हेक्टर लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को अंडरलाइन करना है कि नहीं करना, ये कीवर्ड है हमारा के पेपर में। फॉर अपॉइंटमेंट एज एचएल्स ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2019। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के, और ये तो मसला क्या है? अभी तक तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, एचएल के ऑडिटर पॉइंट हो जाते हैं, लिस्टेड कंपनी, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी। कह रहा है कोर डिपार्टमेंट ऑफ एनकेसी अलोंग विद द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स आर एज फॉलोज। कह रहा है ये कोर डिपार्टमेंट्स ही है, कौन सा है? एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी रिव्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। उसमें भी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं कि नहीं होती? सेम, ओके। और टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरा तो ख्याल ये कैफ लैब में तो मैंने ये सीखा था, मेरा उसका कंसेप्ट ये पक्का हुआ था कि जो एंगेजमेंट टीम है ना, सिर्फ उसकी वजह से थ्रेट राइज होगा। ये उसने दूसरे पार्टनर और दूसरे डिपार्टमेंट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि दूसरे पार्टनर या दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है, पक्की बात है। ओके, ये कहां पढ़ा था हमने, ये खास तौर पे कहां पढ़ा था? फाइनेंशियल इंटरेस्ट में। एनकेसी इंटेंड्स टू अपॉइंट राशिद, किधर है राशिद? ये रहा राशिद। राशिद को अपॉइंट करना है एज एंगेजमेंट पार्टनर
As part of client acceptance procedure, an email was circulated to all the staff of the firm to disclose any investment in HL. सबको ईमेल की, ए लोगो तुम्हारा कोई ना कोई अगर इंटरेस्ट है इसमें तो बता दो, कोई इन्वेस्टमेंट की है तो बता दो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कह रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तरफ गया। अगर ईमेल में वो ये भी पूछता ना, जो कि पूछा जाता है कि भैया कोई रिश्तेदार है तो वो भी बता दो, रिलेटिव। अगर रिलेटिव का जिक्र करता तो फिर वो किस तरफ लेके जा रहा होता, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ। लेकिन उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाते हैं ना, इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा जाता है। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एचएल एंड इट्स रिलेटेड पार्टी। अब भाई एचएल में पूछो, एचएल की ऑडिटर पॉइंट होने जा रहे, रिलेटेड पार्टी का क्यों पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि अभी पढ़ा लिस्टेड कंपनी के केस में हमने उस लिस्टेड कंपनी से तो इंडिपेंडेंट होना ही होना है, उसके जितने भी रिलेटेड एंटिटीज हैं उनसे, सारी रिलेटेड एंटिटी से के जो सब्सिडरी हैं सिर्फ उनसे लिस्टेड है, ये पूछे हैं। शाबाश। अब चल रहा है इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है, कंपनी की भी रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि इनके वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है। फर्म के भी दूसरे पार्टनर, दूसरे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि इनकी वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है। समरी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ राशिद एंड हिज स्टाफ इज एज फॉलोज। 1 2 3 4 5 केसेस हैं, कम से कम आपने 3 तो लाजमी बताने हैं अगर आपने एवरेज परफॉर्मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। 4 बता दिए तो क्या ही बात है, 5 एक्सपेक्टेड नहीं है। 1 या 2 बताए सही सिर्फ तो फिर आप फारिग हैं। करें जी स्टार्ट। पहला, Rashid has confirmed that he does not hold any share in HL although his wife has invested rupees 2 million in mutual fund. The mutual fund has invested 14% of its total investment in shares of HL. यानी क्या, रिलेटिव ने, क्या पार्टनर के रिलेटिव की वजह से थ्रेट राइज होता है? पहला कंसेप्ट ये। अच्छा, डायरेक्ट क्लाइंट में इंटरेस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। क्या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट से भी थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या करना है, थ्रेट कौन सा हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेफगार्ड क्या होंगे? डिस्पोज करना है। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है हाँ, तो या तो सारा डिस्पोज कर दो या इतना डिस्पोज कर दो कि रिमेनिंग इमटेरियल हो जाए। डन? कोई प्रॉब्लम? चलिए। अच्छा, अगर एग्जाम में भूल जाए कि ये कहां लिखा हुआ था तो किधर जाएंगे? कोड ऑफ, वैसे पहली कोशिश यही करनी है कि आप कोड ऑफ एथिक्स देखे बगैर आंसर कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिचुएशन जो है ना वो 2-3 पैराग्राफ में बिखरी होती है, समेटना थोड़ा टाइम लेता है। पहला टिक। अगले के लिए तैयार है? चले जी, अगली सिचुएशन। जाहिद हैज बीन वर्किंग एन ऑडिट मैनेजर विद राशिद। ये उसका ऑडिट मैनेजर है। ऑडिट मैनेजर की वजह से थ्रेट राइज नहीं ना होता। Zahid has disclosed that he has invested rupees 50,000 in the share of Troy Limited. तो ये तो कोई दूसरी कंपनी है। HL owns 20% शेयर होल्डिंग इन TL। चलो शुक्र है ये दूसरी कंपनी है, अब तो कोई मसला नहीं हुआ। तो एसोसिएटेड कंपनियां तो क्या है, क्या मतलब? लिस्टेड कंपनी के केस में रिलेटेड एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट होना है। क्या लिस्टेड कंपनी के केस में रिलेटेड एंटिटीज इंक्लूड ऑल एसोसिएटेड कंपनीज? हाँ। अनलिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड एंटिटी होती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में ऑल एसोसिएटेड कंपनीज रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो हम क्यों रिलेटेड पार्टी को, क्या हमारे लिए क्यों अहम है रिलेटेड पार्टी? क्योंकि हमने उससे भी इंडिपेंडेंट होना है, कंपनी से भी इंडिपेंडेंट होना है, क्लाइंट से भी। तो बताइए क्या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बिल्कुल। क्या करना चाहिए इसको? डिस्पोज ऑफ कर दो। अब देखा, डायरेक्ट एंगेजमेंट पार्टनर का नहीं, उससे इंटरेस्ट एंगेजमेंट ये इसका मैनेजर का कर। डन? चले, 2 सवाल आपने बता दिए, गुड, अच्छा स्टार्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं।
क्या अगर यही वो कहता कि ये जो इंटरेस्ट है ये इस मैनेजर का नहीं है, राशिद के साथ कोई दूसरा पार्टनर है जिसका इस एंगेजमेंट से ताल्लुक नहीं है, उसका इंटरेस्ट है, क्या थ्रेट राइज होता? हाँ, आपको याद है हमने 3 तरह की सिचुएशन पढ़ी थी, एक एंगेजमेंट टीम, एक उसी के ऑफिस में एंगेजमेंट पार्टनर के ऑफिस में जो दूसरे पार्टनर है, और तीसरा क्या था कि कोई भी दूसरा एम्प्लॉय जो कि नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो क्लाइंट को, तो उस तरह में थ्रेट। समझ रहे हैं? ये स्कोप समझे, पैराग्राफ का स्कोप किस किस को कवर कर रहा है ये भी बता दिया। अच्छा, गुड, आगे चलते हैं। रिस्पॉन्स बाय अदर पार्टनर्स ऑफ द, ये अदर पार्टनर का भी जिक्र आ गया। मैं समझ रहा था शायद नहीं करेगा, वो कह रहा नहीं भैया मैं तो सिचुएशन के अंदर घुस गया हूं, इसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के, मैं तो हर पैराग्राफ जो है वो उसको जो है मैं उसको चेक करने लगा हूं। हमने कहा कर लो भाई, ये सिचुएशन अलग पैराग्राफ में है, ये अलग पैराग्राफ में, ये अलग पैराग्राफ में, समझ रहे हैं? ये अलग पैराग्राफ में, ये अलग पैराग्राफ में। इसका मतलब है वो टेस्टिंग कोड ऑफ एथिक्स की कहां पे कर रहा है? सेक्शन लेवल पे नहीं कर रहा, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ लेवल पे कर रहा है। आपने भी तैयारी इस लेवल पे जाके करनी है, ये नहीं कि मोटा मोटा सेक्शन में क्या ये पता है तो कहानी खत्म, ना ना ना, कहानी वहां से शुरू होगी। अली हैज इन्वेस्टेड ₹45,000 इन द शेयर ऑफ, क्या ये अचाइल्स लिमिटेड, जो भी है एल अचाइल्स लिमिटेड। अली हैज इन्वेस्टेड ₹45। अली कौन है? अली कौन है? अली कौन है? अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, लिस्टेड कंपनी में हाँ क्वालिटी रिव्यूअर भी तो होते हैं, अदर पार्टनर है ये फर्म में, अदर पार्टनर है। अली हैज इन्वेस्टेड 45,000 इन शेयर ऑफ एचएल लिमिटेड व्हिच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एचएल। अब एचएल की होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। होल्डिंग कंपनी क्या है एचएल की? क्या रिलेटेड एंटिटी है? क्या इससे भी इंडिपेंडेंट होना है? रिलेटेड एंटिटी में इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल इंटरेस्ट से थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल होता है। अगर ये अनलिस्टेड होती ना, अनलिस्टेड जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है, फिर ये जो अचाइल्स लिमिटेड है ये रिलेटेड एंटिटी ना होती, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के केस में रिलेटेड एंटिटी सिर्फ सब्सिडरी होती है। ये लिस्टेड कंपनी है, इसकी रिलेटेड एंटिटीज में होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएटेड सारी शामिल है, तो इसलिए ये रिलेटेड एंटिटी है पक्का। बस इधर केस सॉल्व हो गया। रिलेटेड एंटिटी है तो इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये एंगेजमेंट टीम में तो शामिल नहीं है, तो इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है? एंगेजमेंट टीम में तो इसका हिस्सा नहीं है कोई। क्या एंगेजमेंट टीम के अलावा अदर पार्टनर की वजह से भी थ्रेट राइज होता है? यस होता है। इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज करना। इसका इन्फ्लुएंस हमने इंश्योर करना है टीम पे ना हो सके इसको कन्विंस करे, डिस्पोज करे, रिव्यू का एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर ले। भाई बात समझ आती है? अली क्या है इधर? ये डन, ये भी क्लियर हो गया, इसकी वजह से भी थ्रेट राइज होता है। ओके, आगे चलते हैं। 3 बता दिया आपने, गुड। अवैस हैज कंफर्म दैट हिज सन हैज इन्वेस्टेड ₹500,000 द डिबेंचर इशूड बाय एचएल। क्या डिबेंचर की वजह से भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है? मेरा तो ख्याल है सिर्फ शेयर की वजह से होता है। सिर्फ शेयर की वजह से होता ना तो कोड ऑफ एथिक्स में लफ्ज शेयर लिखा होता, उन्होंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिखा है। लोन ले या दे, पैसे दे या ले, दोनों सोता में, शेयर हो, डिबेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी हो, राइज होगा। Abbas has confirmed that his son has invested ₹500,000 in debenture issued by H। वैसे डिबेंचर की वजह से थ्रेट तो राइज होगा लेकिन निस्बतन कम होगा, क्योंकि डिबेंचर में जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पैसे डूब सकते हैं ना, कंपनी डूबी तो। अच्छा, अब्बास कौन है? ये तो टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट है। क्या इसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है?
अच्छा ये सारे पार्टनर ही हैं, ओ सॉरी पार्टनर ही है, हाँ, तो अदर पार्टनर की वजह से भी थ्रेट राइज होता है, समझ रहे हैं? अगर ये उसने कहा था ना ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय है, तो दूसरे टीम के अलावा दूसरे पार्टनर की वजह से थ्रेट राइज होता है, टीम के अलावा दूसरे एम्प्लॉयज की वजह से थ्रेट राइज नहीं होता। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उसकी वजह से थ्रेट राइज होगा, समझ रहे हैं ना स्कोप? तो भैया क्या है, थ्रेट राइज होगा? यस होगा। चलो ठीक, गुड। रिस्पॉन्स बाय अदर स्टाफ ऑफ द फर्म, ये अदर स्टाफ को होने वाला जो पार्टनर नहीं है। सम ऑफ द जूनियर ऑडिट स्टाफ हु आर नॉट वर्किंग विद राशिद, वो कह रहा है ये ना समझना ये टीम मेंबर है, अगर ये टीम मेंबर होते ना तो हम इसमें थ्रेट राइज करते हैं। कहता है ये ऑडिट स्टाफ है लेकिन कुछ दूसरे लोगों के है। एंड द स्टाफ ऑफ द फर्म्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। कंफर्म्ड होल्डिंग इन शेयर ऑफ एचएल ऑफ नॉमिनल अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 5,000 टू 60,000। बताइए कोई थ्रेट राइज हुआ? इंटरेस्ट क्लाइंट में ही है, होल्डिंग कंपनी में, किसमें? एचएल में। लेकिन है किसका? क्या टीम मेंबर का है? क्या अदर पार्टनर का है? क्या ऐसे एम्प्लॉयज का है जो नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? तो फिर बाकी जो मर्जी इंटरेस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई समझ रहे हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट के स्कोप में 3 उसने बताया था पार्टीज, एंगेजमेंट टीम, अदर पार्टनर्स इन द सेम ऑफिस, और तीसरा अदर मेंबर्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। तीनों में से कोई नहीं है, हेंस नो थ्रेट। इसमें मटेरियल भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। हाँ, थोड़ा कह सकते हैं कि फिर बेहतर है फिर भी अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स ना असल में वो आपको ये बताता है कि मैंने जो आपको एग्जांपल्स बताई है ना ये कंप्रीहेंसिव नहीं है। वो कहता है एक जगह पे कहता है प्रैक्टिकल सिचुएशन कम्प्लेक्स है, तो आपने जो असूल सीखे ना कोड ऑफ एथिक्स से वो अप्लाई करें। कोड ऑफ एथिक्स की एग्जाम्पल को सिर्फ कंप्रीहेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट ना समझें। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स की रूह को देखें ना, तो अगर दूसरे टीम मेंबर जो दूसरे लोग हैं वो भी चूंकि फर्म में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आते जाते कोई हेलो हाय हो जाती है, कोई हल्का सा इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी वजह से, ठीक है, तो वो बेहतर है कि मटेरियल ना हो तो किसी हद तक थोड़ा सा राइज हो जाए। लेकिन एग्जाम में वो आपसे जजमेंटल चीजें नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपने क्लैरिटी के साथ आंसर करना है। क्या इनके ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, अब ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होते। डन जी, ओके। बस ये आज के लिए ये 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। इंशाल्लाह फिर जो 600 है, अब हमारे 2 लेक्चर रह गए हैं, एक में आधा 600 करेंगे और प्लस कुछ क्वेश्चन, और फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में आधा रिमेनिंग 600 के सेक्शन और कुछ क्वेश्चन। डन जी, चलिए आप भी, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोड ऑफ एथिक्स के जो दूसरे क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दें। अब अटैम्प्ट करना जो अदर क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनमें से जो नॉन इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी ना कीजिएगा जब तक मैं लेक्चर कवर नहीं करवाता। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने सब्सटेंशियल कोड ऑफ एथिक्स लगभग 80% 75% के करीब कोड ऑफ एथिक्स कर लिया है, तो अब आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, अब मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब अगला लेक्चर जो है वो आज मंगल जो मेरा, हाँ कल तो नहीं होगा, एक दिन का गैप, प्रोबेबली परसों को रखेंगे, परसों उसको रखेंगे, ठीक है। मसरूफियात पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा मसरूफ ना होगा तो मेरी कोशिश होगी परसों हम करवा दें, इस हफ्ते में कोड ऑफ एथिक्स ख़त्म हो जाए हमारा। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।